नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन डिमांड को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से राजनीति देखने को मिल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को घेरने का काम किया गया। संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा, दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन की डिमांड दिल्ली में मात्र 279 मैट्रिक टन थी, जब दिल्ली सरकार ने 1100 मैट्रिक टन की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी थी। और इसके साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार जो मैनेजमेंट करना चाहिए था वो मैनेजमेंट नहीं कर पाई। इन तमाम आरोपों का जवाब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया गया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के तमाम लोगों से उनकी बात हुई है और ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई रिपोर्ट जिस पर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के तमाम मेंबर्स के साइन हो वो सामने लाकर रखे। इसके साथ ही अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब दिल्ली में दूसरी लहर का पीक देखने को मिल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में व्यस्त थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रात भर जगकर लोगों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे। 25 जून का इतिहास जब जब खंगाला जाएगा तो आपातकाल के तौर पर लोकतंत्र पर लगा जख्म जरूर हरा होगा, क्योंकि इसी दिन 46 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल का ऐलान किया था। तो वहीं अब इमरजेंसी को लेकर विरोधियों के निशाने पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इमरजेंसी की बरसी पर कांग्रेस के विचार पेश किए लोकतंत्र को लेकर, और साथ ही साथ मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब है कि प्रक्रिया को बर्बाद ना किया जाए, लोकतंत्र का मतलब है कि मनमाने ढंग से काम ना किया जाए। आज से 46 साल पहले यानी कि 25 जून 1975 की आधी रात को भारत में एक ऐसी घटना घटी जिसे भारतीय राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक इसी मौके पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर कांग्रेस के विचार की बात की। राहुल गांधी के विचार के माध्यम से कांग्रेस ने बताया है कि उसकी नज़र में लोकतंत्र का क्या मतलब है। दरअसल राहुल गांधी की तस्वीर के साथ उनके विचार को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया, जिसमें लिखा गया कि लोकतंत्र का मतलब है कि मनमानी चीजें ना हो। लोकतंत्र का मतलब होता है फैसलों को साझा करना। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि इस प्रक्रिया को बर्बाद कर दिया जाए। महामारी के इस दौर में जहां कोरोना से लोग एक तरफ अपनी जान गंवा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। अपनी जेबों को भरने के लिए सभी हदों को पार कर रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में खाली शीशियों के अंदर डिस्टिल वाटर भरकर वैक्सीन लगवाई गई थी। इस वैक्सीनेशन घोटाले की जांच के लिए अब मुंबई पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसकी अगुवाई डीएसपी विशाल ठाकुर करेंगे। महाराष्ट्र में अब कहा जा रहा है कि खाली शीशियों में डिस्टिल्ड वाटर भरकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। फर्जी वैक्सीनेशन घोटाले की जांच के लिए अब मुंबई पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है, जिसकी अगुवाई डीसीपी विशाल ठाकुर करेंगे। अब तक सैनिटाइजर का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जा रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी छोड़ आए टीएमसी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का शुद्धिकरण सैनिटाइजर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि टीएमसी में करीब 150 कार्यकर्ताएं शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव खत्म हो गए हों, लेकिन खेला तो अब जारी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार बनाने के बाद से टीएमसी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी के करीब 150 नेता टीएमसी में शामिल हो गए। खास बात यह है कि बीजेपी से आने के बाद टीएमसी ने इन नेताओं का शुद्धिकरण भी किया है। हालांकि कोरोना काल के चलते यह शुद्धिकरण सैनिटाइजर से किया गया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज होती जा रही है, क्योंकि परिसीमन हुआ तो सियासी भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा। तय नियमों के मुताबिक परिसीमन हुआ तो जम्मू कश्मीर में सत्ता और राजनीतिक गलियारों में तंत्र का संतुलन भी पूरी तरह से बदल जाएगा, वहीं जिससे दल और दल के चेहरे भी बदल सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो रही है, क्योंकि परिसीमन में सियासी भविष्य पूरी तरह से प्रभावित होगा। अगर तय नियमों के मुताबिक परिसीमन हुआ तो जम्मू कश्मीर में सत्ता और राजनीतिक तंत्र का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा, जिससे राजनीतिक दल और दलों के चेहरे भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये परिसीमन जम्मू बनाम कश्मीर या हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं होगा, जैसा कई दल दावा कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बार फिर बयान सामने आया है। राजभर ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वे अलग अलग जाति से हर साल 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे और साथ ही एक साल में कम से कम 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने संजय निषाद के लिए कहा है कि वो बीजेपी से भीख क्यों मांग रहे हैं, वो हमारे पास आए, हम उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। ओम प्रकाश राजभर हरदोई के अतरौली क्षेत्र में सुबह सपा के कार्यकर्ता बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी पर हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी से ऊब चुकी है और वर्तमान में बीजेपी वोट विहीन हो चुकी है, जिसका परिणाम बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर ने संजय निषाद को बड़ा ऑफर दिया है। राजभर का कहना है कि जिस तरह से संजय निषाद बीजेपी से भीख मांग रहे हैं, उन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ आए, हम उन्हें सीएम बना देंगे। देश भर में कोरोना की रफ्तार कम हुई तो अब आंदोलनकारी आंदोलन को धार देने में जुट गए हैं। दरअसल कृषि कानून का विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे आंदोलनकारी अब आंदोलन तेज करने में जुट गए हैं। इसी के तहत आज ट्रैक्टर रिहर्सल की गई और अब 26 जून को राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें ये मांग की जाएगी कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन एक बार फिर से तेज हो रहा है। संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की बात कही है। इसे लेकर दिल्ली यूपी की सीमाओं पर ट्रैक्टरों के द्वारा रिहर्सल की गई। इस मौके पर आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनके आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर दिल्ली में सुस्त पड़ गई है, लेकिन तीसरी लहर के आने से पहले ही राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई है और ऑक्सीजन संकट को लेकर अभी से ही सवाल और जवाब उठने लगे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करी, लेकिन जिस वजह से कई राज्यों को नुकसान हुआ। हालांकि आम आदमी की तरफ से लगातार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं ली, लेकिन इन सवाल जवाब के बीच में आम जनता अब भी पिस रही है। कई लोग अस्पताल में अब भी भर्ती है, लेकिन जिन्हें समय से इलाज नहीं मिल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि कोरोना महामारी जब चरम पर थी तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड जरूरत से 4 गुना ज्यादा दी। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मामले में बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट है ही नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही है। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अभी कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है, तो ये रिपोर्ट कहां से आई। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश की है। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इसके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। अगर मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए। अगर मामले और ज्यादा बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर सरकार को होना पड़ सकता है। भारत में कोरोना का कहर जारी है। जहां कोरोना केसेस में कुछ कमी आने लगी थी, वहां फिर से हमें बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, भारत में 50,000 से भी ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए हैं।
भारत में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। आपको बता दें कि अभी भी 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा लोग ऐसे भी रहे जो नए मरीज सामने आए। कोरोना एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। वहीं भारत से ज्यादा केस ब्राजील में दर्ज किए जा रहे हैं। मौत के आंकड़े में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मौत के आंकड़ों में हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी ये मौत के आंकड़े और ज़्यादा नीचे जाने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ डेल्टा प्लस किस तरीके से कहर बरपा रहा है, क्योंकि अब इसके मामले 50 से ज़्यादा सामने आ चुके हैं देश भर में। तो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन डेल्टा प्लस ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था और कोरोना काल में आम जन को कोई मदद न मिलने के चलते अब कांग्रेस आक्रोशित है और ऐसे में 26 जून को जन आक्रोश सप्ताह का आगाज होगा। 26 जून को होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत ऊपरी शिमला के नारकंडा से की जाएगी, जिसमें हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त और कुलदीप राठौर खास तौर पर मौजूद रहेंगे। यही नहीं, जिलावार तरीके से होने वाले जन आक्रोश सप्ताह में हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता भाग लेंगे। तिनका तिनका जोड़कर एक ख्वाब सजाया था, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक मकान बनाया था। गांव की जड़ों को छोड़ अरमान पूरा करने को शहर में एक आशियाना बनाया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोर्ट के आदेश से खोरी गांव में बने अवैध निर्माण को तोड़े जाने के कार्रवाई की। अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बनी खोरी बस्ती में बने अवैध मकान को तोड़ने के लिए नगर निगम का अमला अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, पर अभी सरकार की हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को वन विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर जी अरूपमा व नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल के साथ मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि अब अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की तारीख तय की जाएगी। अब तक नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से यहां कई बार मुनादी की जा चुकी है और लोग अपने अपने निर्माण व सामान यहां से हटाने की तैयारियां कर रहे हैं, ताकि मकानों के अंदर पड़े सामान को नुकसान ना हो। प्रशासन की सख्ती और तेवर देखते हुए बहुत से लोगों ने अपने मकान खाली भी कर दिए हैं। मकान खाली करने का सिलसिला लगातार जारी है, मगर मकानों पर लोगों का कब्जा बरकरार है। वन विभाग की मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा द्वारा आज पूरी तैयारी का जायजा लेने के बाद फरीदाबाद प्रशासन इन अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई को कब तक और कितना अंजाम दे पाता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रामीण अंचल में छोटा सर्कस चलाकर लोगों का मनोरंजन करने वाले कलाकार इन दिनों लॉकडाउन के चलते भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। मेवात जिले के पिनगवा कस्बे में छोटी सर्कस चलाने वाले कलाकार पिछले 5 महीने से बिना कामकाज बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन से परमिशन नहीं मिल रही है, जिसके चलते लगातार जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं कंगाली के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि या तो उनकी आर्थिक मदद की जाए या उन्हें सर्कस चलाने के लिए अनुमति दी जाए। कोरोना की रफ्तार कम होते ही लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। वहीं गुरुग्राम के सदर बाजार और सब्जी मंडी का यही हाल है कि लोग बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं। हालात ये है कि हर 4 में से 2 बंदे मास्क लगा पा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लापरवाही आने वाले दिनों में लोगों पर भारी न पड़ जाए, इसलिए जिला प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया था, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाली संभावित तीसरी लहर में और ज़्यादा कोहराम मच सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है जो लोग इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। लॉकडाउन के बीच फरीदाबाद में चल रही एक पूल पार्टी पर फरीदाबाद पुलिस ने देर रात छापेमारी की। इस दौरान 7 युवक और युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
बताया जाता है कि उक्त युवतियां द्वारका से बुलाई गई थी और लॉकडाउन के बीच चल रही इस पूल पार्टी की भनक जब पुलिस को लगी तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर न केवल जो पूल संचालक है उसको अपनी गिरफ्त में लिया, बाकी जो और आयोजक थे पार्टी के और साथ में युवतियां थी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन के बीच में आखिर ये पूल पार्टी कैसे आयोजित की जा रही थी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने वहां से कई मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं और जिस वक्त पुलिस ने गिरफ्तारी की युवकों की वे नशे में धुत बताए जा रहे हैं। बड़ा सवाल गुप्तचर विभाग और पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़ा हो गया है कि लॉकडाउन के बीच आखिर ये पूल पार्टी किस तरह संचालित की जा रही थी। हालांकि अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि और भी इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं जब फरीदाबाद में लॉकडाउन के बीच में इस तरह से देर रात इन पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है। अब फरीदाबाद पुलिस इस मामले के बाद पहले से अधिक चौकन्ना होकर इस तरह की पार्टियों पर, समारोह पर विशेष नजर बनाए हुए है। ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला है जिनके द्वारा ओलंपिक में जो है पहला ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता गया था और सन 2000 सिडनी में ये ओलंपिक गेम्स हुए थे। इसके साथ साथ कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और इसके साथ ही पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। वहीं दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करने के बाद से ही उनके घर में खुशी का माहौल है और घर वालों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत के चलते ये मुकाम हासिल किया है। 28 साल पहले लापता हुआ व्यक्ति जिसको मरा हुआ समझ उसके परिवार वालों ने उसका क्रियाक्रम तक कर डाला था, वो शख्स जब स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल द्वारा एक जांच की गई, उन्हें एक लावारिस व्यक्ति मिला तो वो शख्स जिंदा पाया गया जो कि 28 साल पहले उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के पद पर तैनात था। और उसके परिवार वालों का ये कहना है कि क्राइम ब्रांच का ये चमत्कार है और ये किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपने पिता को मरा हुआ सोच उनका क्रियाक्रम तक कर डाला था, लेकिन क्राइम ब्रांच द्वारा जब हमें वीडियो कॉल की गई तो उससे पहचान हुई और हमारे पिता हमें मिल पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के पृथला गांव में आज मॉडल संस्कृति स्कूल का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस स्कूल के खुलने से जहां क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया, साथ ही उनको लगता है कि उनके बच्चों की अब अच्छे से पढ़ाई होगी और जिन बच्चों को वो पहले प्राइवेट स्कूल में दूर दराज पढ़ने के लिए भेजते थे अब उनका यहाँ पर दाखिला कराया जाएगा। साफ तौर पर अच्छी शिक्षा उनके बच्चों को यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि इसमें CBSE बोर्ड से भी जो है बच्चे पढ़ सकते हैं और साथ ही हरियाणा बोर्ड से भी इसमें बच्चे अपना दाखिला ले सकते हैं। तो दोनों तरह से बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाएगी। साथ ही 6 करोड़ की लागत से यहाँ पर एक अलग से भी बिल्डिंग बनाई जा रही है जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाई दिया है। प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए जैसे ही प्रदेश सरकार ने बंदिशें हटाई, उसके बाद सैलानी जो हिमाचल की तरफ रुख करने लग पड़े हैं और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 1 तारीख के बाद जैसे ही वोल्वो बसें चलेगी उसके बाद जो है पर्यटन कारोबार और अच्छा चलेगा, ताकि जो पहले जो लॉस हुआ है पर्यटन कारोबार को उसकी भरपाई हो सके। बच्चे को जहरीला पदार्थ पिलाने वाली महिला को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने खुद कबूला है कि उसकी पुरानी कहा सुनी थी, इसके चक्कर में उसने बच्चे को जहरीला पदार्थ पिलाया। बच्चे की मौत हो चुकी है और महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे करनाल जेल भेज दिया गया है। धर्मशाला में आज से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है, जिसमें संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर खास तौर से कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर 30 नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और प्रदेश के आगामी 2022 के चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। इसके अलावा जो आने वाले आगामी समय में उपचुनाव हैं उसको लेकर जो है चर्चा की जा रही है और रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट को सफल बना पाएगी। इसके अलावा विधायकों द्वारा किए गए 3 वर्ष के कार्यों का भी इस कोर कमेटी में बैठक में जो है चर्चा की जा रही है और उनकी फीडबैक ली जा रही है कि किस तरीके से जो है 3 वर्ष के कार्यकाल किया गया है और किस तरीके से जो है
विधायक हैं वो जनता के बीच रहे हैं। सोनीपत के मुरथल कोऑपरेटिव बैंक में एक बैंक का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर पूर्व प्रबंधक सहित 18 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक बोगस लोन देकर करीबन 3 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। वहीं अधिकारियों व जो मृत लोग हैं उनके हस्ताक्षर जो हैं वो फर्जी मिले हैं। दूसरा, मरे हुए लोगों के जो है दस्तावेज प्रयोग करके पूरा ये फर्जीवाड़ा किया गया है। जानकारी के मुताबिक जो कोऑपरेटिव बैंक के जीएम हैं उन्होंने एक शिकायत दी थी और शिकायत के मुताबिक जो उस टाइम जो मनोज कुमार जो प्रबंधक थे बैंक मैनेजर मुरथल में, तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर जो एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया है और करीबन 3 करोड़ रुपए का लोन जो है उसमें गड़बड़झाला किया है। और इसमें अलग अलग लोगों के तहत जो है गड़बड़ी का आरोप लगाया। कंपोजिट ऋण की बात करें, सरकारी कर्मचारी दिखाकर लोन दिया गया है, जबकि पर्सनल लोन लोगों को दिया गया है। वास्तविकता ये है कि इसमें अभी फिलहाल पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अन्य काफ़ी लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसके साथ जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।